वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। मैं आपको करवाने जा रही हूँ वन शॉट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। वन शॉट को बच्चों पार्ट 2 में मैं कवर करूंगी बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं करवाने जा रही हूँ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स जब ये चैप्टर तैयार करोगे, वन शॉट सुनोगे तो आपका पूरा पूरा जो चैप्टर है तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो अब बड़े अच्छे से बच्चों आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried by all or any of them acting for all। बच्चों देखो, ये मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीन्स पार्टनरशिप वो रिलेशन है जिसमें लोग मिलके, पर्सन्स मिलके काम करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उनमें से चाहे कोई एक पर्सन काम करे चाहे दो करे, सबके बीच में प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मीनिंग ऑफ पार्टनर्स। द पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जो लोग आपस में मीन्स एक बिजनेस करने के लिए एग्री कर रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, इंडिविजुअली हम उनको क्या कहेंगे? ये पार्टनर्स है। एंड पार्टनर्स आर कलेक्टिवली, जब पार्टनर्स सारे मिल जाएंगे, पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या करेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। बच्चों कौन कौन से फीचर्स है पार्टनरशिप के? नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन और ओरल। रिटन हो तो ज्यादा बेटर रहता है। बिजनेस विद अर्निंग, बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में जब लोग काम करेंगे तो उनका जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट्स को अर्न करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद बच्चों देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर के बारे में नहीं बताता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 4 सब सेक्शन 464 empowers the central government। सेक्शन 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स है वो 100 हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं इन अ फर्म 50 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। दस पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स। और मिनिमम मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अब चलते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा जाएगा और सब जो भी इम्पोर्टेंट होगा पार्टनरशिप के लिए सब इसमें लिखा जाएगा। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स कौन कौन से हैं? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, नंबर 2 नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स। ड्रॉइंग्स की क्या प्रोविजन है? पार्टनर्स कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में होएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी मीन्स वो जैसे बिजनेस को कब स्टार्ट करना है, ठीक है, या मीन्स हमने रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, जितने भी जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी जाएंगी वो पार्टनरशिप डीड में ही लिखी जाएंगी। ठीक है जी, होप कि बच्चों आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या इम्पोर्टेंस है? पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं हम? ठीक है, इट हेल्प्स इन सेटिंग एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू पार्टनरशिप। बच्चों अगर पार्टनरशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो पार्टनरशिप डीड है
सॉल्व करने में हेल्प करती है। इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में अगर कोई जरूरत पड़ती है, लीगल जो एविडेंस वगैरह में चाहिए, तो उस केस में भी हम इसको पार्टनरशिप डीड को प्रेजेंट कर सकते हैं। इट रेगुलेट्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ईच पार्टनर्स, ये हमें बताती है कि हर जो पार्टनर है उसकी कितनी कौन सी पावर्स है, कौन सी ड्यूटीज है। ठीक है, अगर बच्चों डीड नहीं बनती तो क्या होगा, तो ये देखो मैंने लिखा है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, ये मैंने 2 बार लिख दिया, इसको मैं कट कर देती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो फर्स्ट रूल है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी पार्टनर ये नहीं कहेगा कि मैंने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन, कोई भी पार्टनर ये नहीं कहेगा कि मुझे सैलरी दो, मुझे कमीशन दो। इंटरेस्ट ऑन loan or advance by partner 6% per annum, means if any partner has given a loan to the firm he will get interest at the rate of 6% per annum। किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो उसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 6% पर एनम। नेक्स्ट बच्चों आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म ने चार्ज करना होता है पार्टनर से। इफ एनी पार्टनर हैज विथड्रॉन एनी अमाउंट फॉर पर्सनल यूज देन फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है जी, अब देखो बच्चे चलते हैं इस चैप्टर में हमने क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों आप क्या करते थे, आप +1 में पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते थे। अब वो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया, means P&L appropriation account is merely an extension of the profit and loss account. It tells us how to distribute the profits among the partners। तो यहाँ पे पहले हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। बच्चों जब आपने ये लिखना है तो नेट प्रॉफिट का आपने बड़े ध्यान से रखना है। नेट प्रॉफिट में अगर आपको नेट प्रॉफिट करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट ही गिवन है देन इट इज ओके। इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर द एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट्स में से आपने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना है, रेंट को माइनस करना है। ठीक है, और मैनेजर की जो कमीशन है उसको माइनस कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये कब करना आपने, अगर यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट की बजाय लिखा गया है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर रेंट, रेंट बिल्डिंग का है, चाहे हम पार्टनर को ही क्यों ना दे रहे हो, तो भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मींस ये इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन ये पार्टनरशिप में नहीं आता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये पी एंड एल के खर्चे होते हैं। तो इसको पी एंड एल में अकाउंट में लिखना चाहिए। या तो हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे या जब आप नेट प्रॉफिट लिखोगे तो यहाँ पे ही आपने लिख देना है बाय प्रॉफिट्स, उसके बाद लिख देना माइनस, या आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन माइनस करके आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखोगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे फर्म की इनकम्स आती हैं, इनकम्स में और क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। मैं लेके चल रही हूँ 2 पार्टनर्स आर देयर ए एंड बी, ए से जितना फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, बी से फर्म ने जितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा। इधर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो फर्म के खर्चे हैं, फर्म ने डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल लिख दिया, बी की कैपिटल लिख दिया, उसके बाद बच्चों लिख दिया सैलरी और कमीशन, ए की सैलरी लिख दी, बी की सैलरी लिख दी। ठीक है, और अगर लिखा गया कि जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व एनपी का भी हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट्स का भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट का 10% बोल रहा है, 20% बोल रहा है, तो नेट प्रॉफिट पे आपने जनरल रिजर्व क्रिएट कर देना है। जनरल रिजर्व भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। और अगर बच्चों लिखा हो कि डिविजिबल प्रॉफिट पे है तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके जो यहाँ पे आएगा वो जनरल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने प्रॉफिट्स को फाइंड आउट कर लेना है। और प्रॉफिट्स कहाँ पे जाएंगे,
प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जाएंगे, या तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे या करंट अकाउंट में जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे या करंट अकाउंट में जाएंगे? बच्चों क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली लिखा होगा कि पार्टनर की कैपिटल है जो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अब हम चलते हैं कि कैपिटल पे। देखो बच्चों कैपिटल दो तरह की होती है, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल हमने बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ही बनाने हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, और जो भी पार्टनर ने कमाया है वो सारा कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। जो भी फर्म ने पार्टनर से लेना है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस कैपिटल विल चेंज। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे? हमने सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनानी है। देखो अब मैं बनाने लगी हूँ फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों मैंने लिए ए एंड बी पार्टनर्स, डेबिट पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड पे ए और बी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल आपको गिवन होएगी पार्टनर्स की, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। इधर लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लिया। यहाँ पे मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल विल रिमेन सेम, यहाँ पे लिख लिया टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। अब देखो बच्चों इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इसी कैपिटल को नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिगिनिंग में कैपिटल जो थी साल की वही साल के एंड में है और वही साल के नेक्स्ट ईयर में है। पर बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल में ऑल्सो चेंज। कब चेंज होएगी? इफ कैपिटल इज परमानेंटली विड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और कैपिटल चेंज हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है, ए ने सपोज मीन्स विड्रॉ करी है, बी ने इंट्रोड्यूस करी है, तो बी करेगा बाय बैंक और उसकी कैपिटल मीन्स बढ़ जाएगी। मीन्स एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आता है या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ होती है तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी चेंज हो जाती है। बच्चों ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड कैपिटल में चेंज और नॉट, तो आपको आंसर लिखना है फिक्स्ड कैपिटल में चेंज इफ कैपिटल इज withdrawn permanently from capital, if capital is withdrawn permanently by the partner, and if capital is additional capital is introduced by the partner। सिंपल में मैंने क्या करता? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अगर पार्टनर पैसा लेके आया तो बाय बैंक कर दिया, विड्रॉ करा तो टू बैंक कर दिया। अब बच्चों देखो पार्टनर की कैपिटल का ओपनिंग का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करंट अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है। ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर का जो बैलेंस है क्रेडिट हो और दूसरे का डेबिट हो। बच्चों जो भी आप P&L एप्रोप्रिएशन में कर रहे हो, P&L एप्रोप्रिएशन फर्म के व्यू पॉइंट से बन रही है, मीन्स ये फर्म के खर्चे हैं, ये फर्म की इनकम है, डेबिट साइड पे खर्चे हैं, क्रेडिट पे इनकम है। जो फर्म के एक्सपेंसेस है वो पार्टनर की इनकम है, ठीक है। अब देखो और जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर के एक्सपेंसेस है। यहाँ पे पार्टनर ने जो भी कमाया जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय सैलरी या कमीशन है तो ये हमने क्रेडिट कर दी, बाय सैलरी और कमीशन। बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों इधर डेबिट साइड पे टू ड्रॉइंग्स आ जाएगी, ठीक है। ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं। ड्रॉइंग्स कहाँ पे आती हैं? ड्रॉइंग्स आएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएंगी और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, अगर क्रेडिट साइड बिगर है तो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगी, ठीक है। अगर डेबिट साइड बिगर है तो बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगी। मींस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी
हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग के केस में मीन्स कैपिटल विल चेंज। दो पार्टनर्स लिए, दोनों ने कैपिटल जितनी लगाई है बिगनिंग में, यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मिला पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया, इनके अकाउंट में सैलरी चली गई, कमीशन चली गई, जो भी इन्होंने कमाया था। बाय P&L एप्रोप्रिएशन गेन आ गया, ठीक है। इधर डेबिट साइड पे जो भी पार्टनर्स ने कमाया वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और जो भी पार्टनर्स ने खर्च करा, जो भी पार्टनर्स ने विड्रॉ करा है मीन्स टू ड्रॉइंग्स आ गया, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट साइड बिगर होएगी, डेबिट साइड शॉर्टर होएगी, तो बैलेंसिंग फिगर बच्चों क्या आ जाएगी, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चों। होप कि आपको ये अच्छे से समझ लग रहा होगा। बच्चों अब मैं कराने जा रही हूँ हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्हेन अमाउंट इज यूनिफॉर्म एंड टाइम पीरियड इज यूनिफॉर्म। तो बच्चों ये सिंपल मेथड है, जब आप यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ करते हो और टाइम पीरियड भी आपके पास यूनिफॉर्म है, तो हमारा मेथड क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू रेट बाय 100 इंटू 13/24 और ठीक है 13/2। इसको हम कह सकते हैं बच्चों, अगर हम 13/24 लिख सकते हैं, अगर आपको आता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आप 13/24 लिख लेना। अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड इफ अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 13/2 ये आपके पास आ जाएगा 6.5/12। तो बच्चों ये ऐसे आया हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बच्चों देखो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स plus time left after last drawings by 2 into 1/12, ठीक है जी। देखो बच्चों आप हर फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना बचा, 12 मंथ्स, प्लस लास्ट में करा फर्स्ट मार्च को 1 मंथ बाय 2 इंटू 1/12, तो ये हमारे पास कितना आता है 13/24 और 13 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये आ गया 6.5/12 मंथ्स, ठीक है जी। तो ये मैंने कितना लिखा 6.5/12। अगर बच्चों आप मिडल में विड्रॉ करते हो तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 12/24 और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 6/12 आ जाएगा, 6 मंथ्स आ जाएंगे। तो इसको भी बच्चों हम करके देखते हैं। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो हर 15 डेट को आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर मंथ के साथ 15 लगा दिया, हर 15 डेट को आपको बच्चे पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो इस केस में देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, तो ये देखो कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पे बचते हैं 15 अप्रैल को करा 11.5 मंथ्स, यहाँ पे 0.5/2 इंटू 1/12, तो ये आ गया 12/24 और 12/2 6/12 मंथ्स। अगर बच्चों आप पैसा विड्रॉ करते हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो क्या आएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 11/24 और 11 को डिवाइड करा 2 से 5.5/12, ठीक है जी। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 11/24। अब देखो 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त, 30th सितंबर,
अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड, दिसंबर का 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। तो बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 11 मंथ्स, लास्ट ड्रॉइंग्स 0 क्योंकि पैसा विड्रॉ करा 31 मार्च को, बाई 2 इंटू 1/12। तो ये आता है 11/24 और 11 को 2 से डिवाइड करा 5.5/12। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफ अमाउंट इज विड्रॉन नॉट फॉर फुल ईयर, it is withdrawn only for 6 months, in the beginning of every month for 6 months, in the middle and at the end of every month for 6 months. Total drawings into rate by 100 into 7/24 और total drawings into rate by 100, मिडल में है तो 6/24, एंड पे है तो 5/24। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 7/2। बच्चों एवरेज लेके 7/2, तो ये मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे 3.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3.5/12। इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल तो 6/24 था, 6/2 ये आ गया 3 मंथ्स के लिए 3/12, और 5/24 5/2 कर दे तो ये आ जाता है 2.5/12। तो बच्चों ये मैं आपको सिखाती हूँ, देखो हमने कैसे कैलकुलेट करा है। अमाउंट इज विड्रॉन फॉर, यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कौन सी है, इक्वल है। ए ड्रू ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, और एंड कब हो जाता है 30 सितंबर पे। ठीक है, 30 सितंबर को एंड हो जाता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2024। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट कब एंड हो रही है, एंडेड 30 सितंबर 2024। तो बच्चों अगर बिगिनिंग में करा 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, बिगिनिंग में हम करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब तक की कैलकुलेट, यहाँ पे स्पेशली लिखा होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड, जो हमारा 6 मंथ्स का पीरियड है कब एंड हो रहा है 30 सितंबर को। और अमाउंट कितनी मैंने बोला कि विड्रॉ कर रही है, अमाउंट उसने विड्रॉ करी है ₹4,000। ठीक है, 4,000 विड्रॉ करता है हर महीने के फर्स्ट डेट को। तो इसको मीन्स यूज कितने मंथ्स के लिए करा, हमारा जो मेथड है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मेथड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स बाय 2 इंटू 1/12। तो बच्चों हमारे पास टाइम कितना बचता है, 1 अप्रैल के बाद 30 सितंबर तक हमारा ये हम कह रहे हैं कि ईयर एंडेड 30 सितंबर। ठीक है, नॉट ईयर एंडेड 30। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मींस फॉर अ पीरियड 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा कितना हुआ टाइम लेफ्ट, ये हमारे पास बचे 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट ये 1 मंथ बाय 2 इंटू 1/12। तो ये बच्चे आ गया हमारे पास 7/24, और 7 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3.5/12 बन जाता है। मीन्स 7/24 और 7/2 मीन्स हम ये भी कह सकते हैं 3.5/12। ठीक है जी, तो इसने कितना पैसा विड्रॉ करा था 4,000। 4,000 इंटू 6 कितना हो गया 24,000। 24,000 5% के अकॉर्डिंगली 5% हो गया। ठीक है, और अब हमारे यहाँ पे क्या था, बिगिनिंग में था, तो बिगिनिंग में हमने क्या करा, या तो 7/24 लिख दे या हम क्या कर दे 3.5/12 कर दे। तो हम आंसर देख लेते हैं हमारा कितना आता है 24,000 इंटू हमने करा 5% इंटू 3.5/12। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है ₹350। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि बी विड्रॉ रुपीज, बी क्या करता है, बी पार्टनर है, वो विड्रॉ करता है ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ, बी विड्रॉ करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो गया,
मिडल में करा था 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो हमारे पास टाइम कितना बचता है, देखो 1 2 3 4 5.5, ठीक है 5.5 प्लस यहाँ पे कितना बचा 0.5/2 इंटू 1/12। तो यहाँ पे बच्चे हो गया हमारे पास 6/24 और 6/2 हम इसको ये भी कह सकते हैं 3/12 मंथ्स। ठीक है, ऐसे ही अगर अमाउंट विड्रॉ करी जाती है एट द मींस एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर। ठीक है, तो क्या होगा 30th अप्रैल, 31st मई, 30 जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त, 30th सितंबर। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा, देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास बचे 5 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस 0/2 इंटू 1/12। तो ये आ गया 2.5/12 भी कह सकते हैं और 5/24 भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चे जब आपने इसमें थोड़ा सा एक केस अलग है, यहाँ पे तो मैंने क्या लिया कि जो हमारा ईयर मतलब बीस हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एंडेड 30th सितंबर, एंडेड 30th सितंबर था। अगर आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसे आ जाती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करो, लेकिन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, तो बच्चों को ये टेबल में नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ आपको कैसे करोगे। अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है जनवरी फरवरी मार्च। मीन्स ए क्या करता है 4000 विड्रॉ करता है, स्टार्ट करता है अप्रैल से करना, 1 अप्रैल को उसने पैसा विड्रॉ करा, 1 मई को करा, हर फर्स्ट को करा। ठीक है, और उन्होंने एक बोला है कि पिछले में क्या था, ये मेथड कब एप्लीकेबल है, व्हेन अमाउंट जो उन्होंने बोला कि 30th सितंबर तक का हमने मीन्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर। अब 31st मार्च तक क्या, तो हमने फिर टाइम लेफ्ट क्या बचा, हमारे पास टाइम लेफ्ट बचा 12 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद टाइम लेफ्ट देखो कितना बचा, ये 1 सितंबर को करा था, तो देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस 7/2 इंटू 1/12। तो वो बच्चे आपको डेट देख के तो ये हो जाएगा 19/24। तो उस केस में आपको डेट देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए उसको कितनी देर के लिए यूज कर रहा है। तो वो आप मेरी लॉन्ग आंसर टाइप जो वीडियो है जो मैंने अलग अलग चैप्टर की डाली हुई है वहां पे जाके भी देख सकते हैं। अब हम बच्चे चलते हैं क्वार्टरली के मेथड पे। इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बच्चे यहाँ पे देखो मैंने क्वार्टर्स को अलग कर लिया, एक महीने में एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। बच्चों अमाउंट इज विड्रॉन ₹3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो टोटल ड्रॉइंग्स तो 3000 इंटू 4 टाइम्स आपने विड्रॉ करा तो 12000 की होगी, रेट गिवन होगा आपको, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100। यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो ये कितना आएगा 15/24, मिडल में करते हो तो 12/24, एंड पे करते हैं तो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है 9/24। और इसको देखो हमने यहाँ पे करा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, अमाउंट इज विड्रॉन 3000, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। देखो बच्चों पहले हमने 3000 करा 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। तो टाइम लेफ्ट पहले केस में टाइम लेफ्ट कितना है 1 अप्रैल को करा तो 12 महीने, प्लस 1 जनवरी को करा तो टाइम लेफ्ट कितना बचा 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 15/24, ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 8/100 इंटू 15/24, और 15 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 7.5 मंथ्स के लिए। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं 7.5 मंथ्स मीन्स 7.5/12। ठीक है जी बच्चों, अगर अमाउंट इज विड्रॉन
इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स का मिडल, 3 मंथ्स का मिडल कौन सा हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो गया 15th मई हो गया मिडल, 15th अगस्त हो गया, 15th नवंबर हो गया और 15th फरवरी हो गया, मीन्स 3 महीने के बिल्कुल मिडल का, ठीक है। तो 3 महीने का मिडल क्या बना, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फरवरी बना। तो बच्चों टाइम लेफ्ट देखो कितना बचा, 10.5 मंथ्स बचे यहाँ पे, देखो 9 मंथ्स तो यही है, 10 और 0.5, 15 मई, 15 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, तो ये बनता है 1.5 मंथ्स बाय 2 इंटू 1/12। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आता है, ये आता है 12/24 और हम क्या कह सकते हैं 12/2 बीज 6/12 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स इफ अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बच्चों अगर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करते हैं मेथड विल रिमेन सेम। क्वार्टर का एंड देखो कितना है, क्वार्टर का एंड कौन सी डेट है, यहाँ पे हो गया 30th जून, ये हो गई 30th सितंबर, यहाँ पे हो गया 31st दिसंबर और 31st मार्च। तो टाइम लेफ्ट कितना बचा, 9 मंथ्स प्लस 0/2 इंटू 1/12। तो इसको हम कह सकते हैं 9/24 भी कह सकते हैं और इसको 9 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास कितना आ जाता है 4.5 मंथ्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। मीन्स इफ अमाउंट इज withdrawn in the beginning तो 15/24, 12/24 और 9/24। बच्चों इफ डेट ऑफ withdrawal is not given means A and B are partners, A due rupees 1 lakh, B will due rupees 1,20,000, interest on drawing is to be calculated at the rate of 10% per annum। तो इस तरह के स्टेटमेंट में हमें ये नहीं दिया गया कि अमाउंट कब विड्रॉ करी है, तो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ्स। अब मैंने लास्ट में लिखा है इफ वर्ड पर एनम, रेट के साथ आपको पर एनम वर्ड नहीं गिवन है मीन्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम नहीं लिखा गया, तो आपने जैसे ए ने विड्रॉ करा 1 लाख, बी ने विड्रॉ करा 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%, तो हमने 1 लाख का 10% कर देना है, 2 लाख का 10% कर देना है, ये आ जाएगा 10,000 एंड 20,000। इस केस में हमने टाइम पीरियड को नहीं लेना, ठीक है बच्चों। होप कि आपको ये सारा क्लियर होगा। ये कौन सा मेथड है, व्हेन अमाउंट इज यूनिफॉर्म एंड टाइम पीरियड इज यूनिफॉर्म, इसको हम सिंपल मेथड भी कह लेते हैं। अब हम बच्चों चलते हैं, इसके साथ ही मैं आपको करवाती हूँ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड ये भी वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट मेथड, पर बेटर है कि आप सिंपल मेथड से करो व्हेन अमाउंट इज यूनिफॉर्म एंड पीरियड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड आपका कब अप्लाई होगा, प्रोडक्ट मेथड बच्चों हमारा तब लगेगा व्हेन अमाउंट इज नॉट यूनिफॉर्म, अमाउंट अलग अलग है, व्हेन अमाउंट एंड टाइम पीरियड इज नॉट यूनिफॉर्म, मींस ना तो अमाउंट यूनिफॉर्म है ना ही टाइम पीरियड हमारा यूनिफॉर्म है। मींस क्या मतलब हुआ इसका, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो ए क्या करता है, ए 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है बिजनेस वे से 10,000 रुपीज, ठीक है, 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ कर लिए। फिर वो विड्रॉ करता है 30th जून को, ठीक है, कितना विड्रॉ कर लेता है 50,000 रुपए वो विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। फिर वो करता है 1 नवंबर को कितना पैसा विड्रॉ करता है 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है। फिर वो करता है 31 जो दिसंबर को, ठीक है, 31 या 1 दिसंबर को वो विड्रॉ कर लेता है 10,000 रुपीज, ठीक है जी। फिर वो करता है 31 जनवरी को वो करता है 80,000 रुपीज विड्रॉ करता है और 31 मार्च को विड्रॉ करता है रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो अगर हम इस केस में बच्चों देखते हैं, देखो 1 अप्रैल, 30 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, तो डेट इज नॉट यूनिफॉर्म, 1 1 1 नहीं है, 15 15 नहीं है,
एंड की डेट नहीं है। अमाउंट देखो 10,000, 50,000, 20,000, 10,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लगाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड के केस में बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखी डेट। ठीक है, इसी से मैं करवाने लगी हूँ। हमने लिखी डेट, यहाँ पे हमने लिखी अमाउंट लिख लिया सोल्यूशन में, फिर हमने लिखा मंथ्स फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड, कितने मंथ्स हमने इस पैसे को यूज करा है। फिर हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट। देखो बच्चों, अप्रैल में जो पैसा विड्रॉ करा उसको कितने मंथ से यूज करा, 12 महीने यूज करा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना बन गया, 10,000 इंटू 12, ये हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000। 50,000 हमने कब विड्रॉ करा है, 50,000 हमने 30 जून को विड्रॉ करा है, तो जुलाई से लेके हमने मार्च तक यूज करा, 9 मंथ से यूज करा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 4,45,000। मीन्स हमारे पास ये बना 50,000 इंटू 9, 4,50,000। नवंबर में जो पैसा विड्रॉ करा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ से यूज करा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 लाख। 10,000 दिसंबर में विड्रॉ करा, तो इसको हमने कितने महीने यूज करा, दिसंबर फर्स्ट है, डेट पे आपने अच्छे से फोकस करना है। दिसंबर 1 है, दिसंबर का 1 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये हमारे पास कितना बन गया, प्रोडक्ट आ गया 40,000। अब 31 जनवरी को करा, तो इसको हमने करा फरवरी एंड मार्च, 2 महीने यूज करा, तो ये प्रोडक्ट कितना बन गया, 1,60,000। अब जो 1 लाख था 31 मार्च को ही विड्रॉ करा है, तो इसका क्या प्रोडक्ट आ गया, नील। अब बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनता है, 120 प्लस 450 प्लस 1,40,000, ठीक है, प्लस 1,60,000। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट बन गया हमारे पास 8,70,000। तो बच्चों इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने SOP लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100। इस केस में एवरेज कितनी लेते हैं, 1 मंथ के, इनटू 1/12। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना था, 8,70,000। रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट सपोज 12% है, ठीक है, इनटू ये कितना भी हो सकता है, मैंने 12% लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,70,000 इंटू 12% और डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 12, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 8,700। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों हमारे पास कितना बन गया, रुपीज 8,700। ठीक है, होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि जब हम प्रॉफिट्स को बांटते हैं, इट इज एन अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज अ, इफ अगर फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। ठीक है, इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। इसको लॉस के केस पे कब दिया जाएगा, इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस ओनली इफ डीड सेज सो। अगर डीड कहती है कि आपने लॉस के केस में भी इंटरेस्ट देना है, तो it will be provided in case of loss only if partnership deed says so or it is to be treated as a charge against profit. अगर फर्म कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ लॉस भी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड is provided only if there are profits। अगर फर्म प्रॉफिट्स कमा रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपोर्शनमेंट है, डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इट विल बी प्रोवाइडेड। बट अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि इन केस ऑफ अ लॉस आल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स।
ठीक है। तो वेरियस केसेस कौन कौन से हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? केस 1, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, कोई बात नहीं करी गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देखो बच्चों इन केस ऑफ लॉस, मतलब लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है इज टू बी अलाउड, तो इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, फर्म नहीं देगी। इफ देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 60,000 का, प्रॉफिट्स है 1 लाख के, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली अलाउड है। इन केस देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, मींस आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो आपके जो प्रॉफिट्स है वो 80,000 के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जितने आपके प्रॉफिट्स है, जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई हुई है, उन प्रॉफिट्स को कैपिटल की रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये क्लियर होगा। जी बच्चे नेक्स्ट कर रहे हैं हम जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L अकाउंट। जब आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हो, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमारी एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों नंबर 2 पे अगर आप लॉस को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों फॉर पार्टनर सैलरीज रेम्युनरेशन और कमीशन। तो ये तो एक तो सैलरी जो एंट्रीज करते हो आप करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के व्यू पॉइंट से करते हो, दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन के व्यू पॉइंट से करते हो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली करते हो तो पार्टनर सैलरी और रेम्युनरेशन और पार्टनर की कमीशन, जो भी पार्टनर को आप दे रहे हो, कैपिटल कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मीन जैसे ए को सैलरी दे रहे हो तो पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन जिसको भी दे रहे हो, अगर ए को दे रहे हो तो ए कैपिटल अकाउंट, बी को दे रहे हो तो बी कैपिटल अकाउंट, दोनों को दे रहे हो तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगी, सैलरीज कमीशन allowed to the salaries और कमीशन allowed to the partners और remuneration allowed to the partners। अगर आप थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन करते हो टू क्लोज सैलरीज रेम्युनरेशन और कमीशन अकाउंट, तो आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज रेम्युनरेशन और कमीशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। बच्चों नेक्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर आप थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन करते हो मींस टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री बनती है बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर आप करना चाहते हो क्लोज टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बच्चों एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मींस सपोज दो पार्टनर्स हैं तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल और टू ए करंट और टू बी करंट। ठीक है, तो अगर बच्चों फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस की मैंने एंट्री नहीं लिखी, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस मींस अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आ जाता है आपका तो फिर आप क्या करोगे, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, पार्ट इज कैपिटल अकाउंट और पार्ट इज करंट अकाउंट डेबिट टू P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का मैंने काफ़ी कुछ आपको कवर कर दिया है। ठीक है, ये मेरी 40 मिनट्स की वीडियो रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कवर कर दूंगी। मीन्स आपका जितना भी पेपर में आना सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर के साथ आप कनेक्टेड रहना, देखते रहना, ठीक है, मेरी हर वीडियो को। और आपको अगर आप किसी बच्चे को नहीं भी पढ़ा हुआ ये चैप्टर, उस बच्चे का भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।